साथियों नमस्कार। साथियों, आपने पुरानी बॉलीवुड की फिल्मों में देखा होगा कि जो बड़े बड़े गुंडे होते हैं वो पर्दे के पीछे तो बड़े घिनौने काम करते हैं, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, हथियारों की तस्करी करना, और समाज के सामने बड़ी अच्छी सी इमेज बना के रहते हैं। कोई गरीब अगर देख लिया तो उसको पैसे दे दिए दान में, किसी का इलाज नहीं हो रहा तो उसका इलाज करवा दिया, पैसे दे दिए, किसी की शादी नहीं हो रही गरीब की तो उसको उसके पैसे दे दिए, किसी के लिए बिल्डिंग बनवा दी, किसी के लिए घर बनवा दिया। बड़े रॉबिन हुड टाइप के लोग होते हैं ये, और पर्दे के पीछे बड़े बड़े इनके कांड चल रहे होते हैं। ऐसे लोग आपने इतिहास में एग्जाम्पल के तौर पे देखे भी होंगे, जैसे दाऊद इब्राहिम हो गया, ऐसे अलग अलग नेक्सस वाले और भी लोग थे। लेकिन ये छोटे लोग हैं, छोटे मतलब इनका स्टेटस बहुत छोटा है। इनसे बड़े बड़े गुंडे भी दुनिया में बैठे हुए हैं, जो बिना किसी हथियार के, बिना फिजिकली आपको टच किए, बिना आपसे डायरेक्टली कोई संपर्क साधे आपके दिमाग को घुमा सकते हैं, दिमाग को। जी, इन लोगों का एक अच्छा खासा नेटवर्क है दुनिया में, और इसमें सिर्फ लोग ही शामिल नहीं हैं, इसमें हर फील्ड से आए हुए इंस्टीट्यूशंस, लोग, बॉडीज, हर चीज शामिल है। इसमें अमीर लोगों का भी एक नेटवर्क शामिल है, इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स का भी नेटवर्क शामिल है, अलग अलग बॉडीज बनाई गई हैं। इन सब का मकसद एक है कि दुनिया इनके अनुसार चलनी चाहिए। जी, इनको बस दुनिया अपने अनुसार चलानी है। क्यों चलानी है? पैसा कमाने के लिए। क्यों चलानी है? अपना दबदबा बनाए रखने के लिए। और इन सब के नेटवर्क को, इन लोगों को एक टर्म दिया गया है, डीप स्टेट, जैसा कि आप देख रहे हैं। स्टेट एक टर्म होता है टेक्निकली। स्टेट का मतलब होता है एक ऐसा क्षेत्र जहां तक किसी देश का राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, यानी कि पॉलिटिकल अफेयर रहता है कहीं तक। जैसे भारत का जो पॉलिटिकल अफेयर है या इंटरफेरेंस है, वो हमारी सीमा तक है। हम हमारी सीमा को पार करके किसी और देश से ये नहीं कह सकते कि तुम ऐसा करो या वैसा करो। हमारा जहां तक ज्यूरिसडिक्शन है उसे हम कहते हैं स्टेट। स्टेट एक तरीके से देश, आप ये समझ लीजिए, देश है, देश को स्टेट भी कहा जाता है। तो आप जब स्टेट के बारे में बात करेंगे तो आपके दिमाग में स्टेट चलाने वाले के नाम पर कौन कौन याद आएगा? प्रधानमंत्री याद आ जाएगा, राष्ट्रपति याद आ जाएंगे, मुख्यमंत्री याद आ जाएंगे, यही सब लोग मिलकर के तो इस देश को चला रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स याद आ जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने आपको नहीं दिखाई देते, लेकिन वो देश चला रहे होते हैं या दूसरे देश को चला रहे होते हैं। वो गहरे कहीं छुपे होते हैं। तो जो ये गहरे छुपे होते हैं, जो डायरेक्टली नहीं दिखते, उन्हें कहा जाता है डीप स्टेट्स। अब इसकी कहानी क्या है, ये कहां से इमर्ज हुआ, इस पर भी चर्चा करते हैं। एक इस पर डिस्कशन होना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखें, पूरी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के आसपास खत्म हुआ। हमारा देश लगभग 1947 में आजाद हुआ। ब्रिटिशर्स ने न सिर्फ भारत को आजाद किया, बल्कि कई देशों से वो खुद को बाहर ले गए और अपने देश वापस पहुंच गए। लेकिन ब्रिटिशर्स को ये पता था कि हमने जो दबदबा इतने सालों में इन देशों पर बनाया है, जो पकड़ बनाई है, वो पकड़ जानी तो नहीं चाहिए। अब फिजिकली हम तो वहां से यहाँ आ गए हैं, लेकिन ये देश हमारे ही इशारों पर चलने चाहिए, तभी हम सुप्रीम बने रहेंगे, हम या यूरोप सुप्रीम बना रहेगा, ऐसा इनका मानना था। प्लस 1945 के बाद दो देश और निकल करके आए थे जिनको लगता था कि उनको अपनी हुकूमत बना के रखनी है दुनिया में। उनमें से एक यूएसए था और एक यूएसएसआर था। यूएसए जाना जाता था अपने कैपिटलिज्म के लिए कि भैया हम तो पूंजीवादी हैं, हम लोग पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। इनका कहना था कि हम कम्युनिस्ट लोग हैं, हमें पैसे से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं सबका कल्याण हो और हम अपनी विचारधारा को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, जिसे कम्युनिस्ट विचारधारा कहते हैं। हम लेनिन को भी मानते हैं, हम मार्क्स को भी मानते हैं, और हम आपके स्टालिन को भी मानते हैं। हम इन सब की विचारधारा को लेकर के दुनिया में फैलाना चाहते हैं। और अब हम दोनों की लड़ाई इसी बात की है कि तुम अपनी विचारधारा को फैला पाओगे या हम अपनी विचारधारा को फैला पाएंगे। और इस लड़ाई को हम डायरेक्टली नहीं लड़ेंगे, इनडायरेक्टली लड़ेंगे या दूसरे को लड़वाएंगे, और इसी को हम कोल्ड वॉर कहेंगे। ये कोल्ड वॉर आपका चलता रहा 1991 तक। ये 1945 से लेकर के 1991 तक चलता रहा, जब तक यूएसएसआर टूट नहीं गया। आप बात समझना, यहां इन दोनों की लड़ाई है, वहां उसको अपनी सुप्रीमेसी बना के रखनी है, जिसमें ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है और भी देश हैं। फ्रांस तो इतना गहराई के साथ पूरी दुनिया में पकड़ बनाए हुए था कि आज भी अफ्रीका के कई सारे देश ऐसे हैं जो फ्रांस की कॉलोनी है। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत कभी ब्रिटेन की कॉलोनी रहा करता था, ठीक है, वो एक अलग बात है। तो जब ब्रिटेन यहां से गया, विशेष तौर पर भारत से गया, तो ब्रिटेन ने कहा कि भाई भारत पर अपना दबदबा बनाए रखना है,
तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हमने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं वो तो काम करेंगी ही। जैसे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिया है हमने, सिस्टम ऐसा बना दिया है कि ये लोग अंग्रेजी ही पढ़ना चाहते हैं, और अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो ये खुद को ही इन्फीरियर महसूस करेंगे। हमने सिस्टम और इनका दिमाग ऐसा कर दिया है। हमने इनके दिमाग में ये भर दिया है कि अंग्रेजी दवाइयों से ही सब होता है, ये होम्योपैथी आयुर्वेद वायुर्वेद कुछ नहीं होता। हमने इनके दिमाग में ये भर दिया है कि योग वो कुछ नहीं होता। हमने इनके दिमाग में ये भर दिया है कि राम राम बोल दिया अगर किसी को तो छोटी बात हो जाती है, और गुड मॉर्निंग बोल दिया तो बड़ी बात हो जाती है। हमने इनको ये सिखा दिया है कि भाई अगर हम शर्ट और पैंट पहन करके जाते हैं तो सब कुछ डिसेंट है, और अगर हम कुर्ता पजामा पहन लेते हैं तो ये बहुत छोटी बात है। अंग्रेजों को अपनी ये चीज़ें तो पता थी कि इनके यहाँ कानून हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, कल्चर हो, चलना फिरना, क्लोथ हो, खान पीन हो, सब हमने अपने जैसा बना दिया है, वो बात तो सही है। और हमने अपने जैसी सरकारें भी बनवा दी है। यहाँ पर ऐसे इंसान को प्रधानमंत्री के लिए आगे करवा दिया है जो इंसान हमारी जैसी बातें ही करेगा, या हमारे तरह से ही चलेगा, या जैसा हम चाहते हैं वैसा करेगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि आज के 100 साल बाद तक या 150 साल बाद तक भी ये देश कोई फैसला लें तो एक बार हमारी तरफ देखें। जब हमारी तरफ देखेंगे तो हमसे पूछेंगे तो हम इनसे कहेंगे कि तुम ऐसा नहीं ऐसा कर लो। और जब तक ये ऐसे करते रहेंगे तब तक हमारी सत्ता चलती रहेगी, हमारी फैक्ट्रियां चलती रहेंगी, हमारे यहाँ जितने भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पैसा आया है वो आता रहेगा। ऐसा इसका मानना भी था, इसके साथियों का मानना भी था, और इसका मानना भी था। एक तरह से देखा जाए तो ये सब एक ही थाली के कट्टे बट्टे हैं, सब कैपिटलिस्ट लोग हैं, वो मिलकर के रहते हैं, मिलकर के ही अपना नेक्सस चलाते थे। आज भी इनका एक नेक्सस चलता है, मिलिट्री के नाम पर उसे नाटो कहा जाता है। नाटो इसी बात का प्रूफ है कि ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन्होंने अपनी इस सुप्रीमेसी को बनाने के लिए कुछ लोगों का गठन किया, कुछ लोगों का एक बॉडी बनाई। उस बॉडी का काम ये था कि दुनिया के फॉरेन अफेयर्स को डिक्टेट करना। एक बॉडी में मतलब एक इंस्टीट्यूशन टाइप का बनाया जिसमें कुछ लोग शामिल थे। उन लोगों का काम ये था कि इंडिया को ये बताएं कि इंडिया, तुमको अगर पाकिस्तान से रिलेशन रखने हैं तुम ऐसा नहीं ऐसा करो। इंडिया, तुम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं ऐसा रिश्ता रखो। इंडिया, तुम बांग्लादेश के साथ ऐसा करो, बाद में जाके श्रीलंका के साथ ऐसा करो, जर्मनी के साथ ऐसा करो। इंडिया, तुम इससे तेल मत खरीदो, उससे खरीदो। ये इनका एक बॉडी बताती थी, और ये बड़ी चर्चित बॉडी है। हालांकि हम लोगों तक इसकी बात नहीं आ पाती है। इनमें से एक एग्जाम्पल है जिसे हम चैथम हाउस कहते हैं। ये ब्रिटेन में है। कुछ लोगों का एक समूह है जो आए दिन कोई ना कोई बात कहता रहता है और दुनिया को बताता रहता है उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये वही बॉडी है जिस पे कुछ दिन पहले हमारे राहुल गांधी जी मिलकर के आए थे, इनसे बात करके आए थे, बैठक करके आए थे। आपको याद होगा राहुल गांधी लंदन में गए थे, तब कह रहे थे कि भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, बड़ी चर्चा में आए थे। तो लंदन में जाकर के जहां बैठ के वो बात कर रहे थे वो यही है। यहाँ पर कुछ महानुभाव बैठे रहते हैं जो आए दिन भारत को लेकर के कोई ना कोई टिप्पणी देते रहते हैं। इनके अनुसार भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है, इनके अनुसार भारत का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है वो खतरे में है, इनके अनुसार भारत में जो नेता है वो डिक्टेटर टाइप का है। वो जितने भी आप शब्द सुनते हो ना आजकल, डिक्टेटर, तानाशाह वगैरह वगैरह, वो यहाँ से आते हैं। और इन्हीं के देश के बगल में एक देश है जर्मनी, वहां से भी आते हैं, उसको भी बड़ी दिलचस्पी है। जर्मनी राइट हैंड है यूएसए का। इन सबका एक नैरेटिव चलता है साहब। जैसा एक ये हाउस यूके में है जो दुनिया को बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें कुछ लोग जो शामिल हैं, ऐसा ही एक हाउस यूएस को भी बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। मतलब यूएस में बना हुआ है, वो बताता है दुनिया को क्या करना चाहिए। उसका नाम है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो यूएस का सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी स्टेट है जो, वो बिना इनकी मर्जी के सेलेक्ट नहीं हो सकता। यही तय करते हैं कि यूएस का सेक्रेटरी कौन होगा, और वही सब मिलकर के, सेक्रेटरी सहित ये लोग मिलकर के बताते हैं कि दुनिया को क्या करना चाहिए। ये कहलाते हैं डीप स्टेट्स। डीप स्टेट्स का एक पार्ट है ये। इन्हीं का एक एग्जांपल मैं देता हूं चैथम हाउस का। अभी बात है शायद 15 अप्रैल की, 15 अप्रैल 2024 को। इनके ही एक सदस्य हैं, नाम से आपको पता चल जाएगा भारत में कैसे जयचंद है। नाम है डॉक्टर क्षैतिज वाजपेयी। क्षैतिज वाजपेयी ने एक आर्टिकल लिखा था इस हाउस की तरफ से, और आर्टिकल का शीर्षक था हाउ इंडियाज डेमोक्रेसी शेप्स इट्स ग्लोबल रोल एंड रिलेशंस विद द वेस्ट। भारत की डेमोक्रेसी किस तरह से एक वैश्विक भूमिका निभाती जा रही है और पश्चिम के साथ इसका क्या रिलेशन है, इसका शीर्षक था। अब वाजपेयी जी ने इसके ठीक 4 दिन पहले, सिर्फ 4 दिन पहले भी एक लेख लिखा था जिसमें भारत की डेमोक्रेसी की तारीफ करी थी। और इन 4 दिन के बाद ही इन्होंने एक लेख लिखा जिसमें ये पहले तो बोल रहे हैं कि भारत में इस साल चुनाव होने वाले हैं, और इसमें भारत में जो नैरेटिव चल रहे हैं उसका डिसीजन हो जाएगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बेकार है।
अच्छी अच्छी बातें करिए स्टार्टिंग में कि भारत एक उभरता हुआ देश है जिसकी इकोनॉमी उभर रही है, इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं, ये सारी इन्होंने बात कर ली। लास्ट में ये क्या कह रहे हैं, ये देखिए भैया, यूएस और चाइना के बीच में जो लंबी एक राइवलरी चल रही है, उसमें जो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स हैं यानी कि यूरोप की गवर्नमेंट्स हैं, उनका इस बात पर कंसर्न है कि भारत की डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है। यूरोपियन गवर्नमेंट को इस बात की चिंता है कि भारत की डेमोक्रेसी किस दिशा में जा रही है। भारत और चाइना में अब कुछ खास फर्क नहीं रहा है। भारत भी चाइना की तरह वन पार्टी सिस्टम या वन पर्सन सिस्टम होता जा रहा है, और भारत में but an erosion of India's democratic credentials would have an implications for how the country is perceived globally. भारत में जो लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, इससे इस देश का जो परसेप्शन है वैश्विक स्तर पर वो अफेक्ट हो सकता है। दुनिया की नज़रों में जो भारत की इमेज बन रही है वो अफेक्ट हो सकती है। इनके अनुसार लोकतंत्र खतरे में है, सीधी बात ही है। और 4 दिन पहले लोकतंत्र ठीक था। 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में क्या ऐसा हो गया कि लोकतंत्र एकदम खतरे में आ गया? वो ऐसा हो गया कि अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं मिल रही है, इसलिए खतरे में है। थोड़े दिन पहले जर्मनी ने भी यही बात बोली थी, और 1-1.5 महीने पहले आपको पता है कि एक जर्मनी से आया हुआ यूट्यूबर उसी कोशिश में लगा है कि भारत में लोकतंत्र भी खतरे में है, डिक्टेटरशिप भी है, भ्रष्टाचार भी है, जो कुछ नेगेटिव हो सकता है सब भारत में है। अब आप देख लीजिए, तो ये जो बॉडीज है ना जो ये बता रहे हैं कि देश में क्या खतरे में क्या नहीं, इन्हीं में आपको याद हो लास्ट ईयर की बात है जब इंडिया ने ये बोला था, 2022 की, जब भारत ने ये बोला था कि हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, तो हमारे जयशंकर साहब जर्मनी में बैठे हुए थे उस वक्त। तो जर्मनी में एक सामने वाले मिनिस्टर ने उनसे पूछा था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, इसका मतलब आप रशिया को पैसा दे रहे हैं और रशिया उस पैसे का उपयोग यूक्रेन से युद्ध में करेगा, इसका मतलब आप युद्ध को इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहे हैं। तो जयशंकर साहब ने कहा भैया ऐसा है, जितना तेल हम पूरे साल में खरीदेंगे ना, उतना तो यूरोप 1 हफ्ते में खरीद लेता है। तो पहले अपने यहाँ तेल बंद करो रशिया का, उसके बाद हमको लेक्चर देना। इनका आप अहंकार देख रहे हैं कि हम तेल ले रहे हैं तो क्या हुआ, तुम्हें नहीं लेने देंगे, और तुमसे कह रहे हैं तुम मत लो। इस तरीके से हमको कहने का प्रयास कर रहे थे। जयशंकर साहब ने 2 सुना दी, वहीं बच्चों। ऐसे पिछले 1-2 साल में कई बार इन्होंने भारत को अलग अलग तरीके से डायरेक्शंस देने की कोशिश करी, भारत ने वहीं इनको शांत कर दिया। तो ये जो 2 बॉडीज मैंने आपको बताई, चैथम हाउस और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये डीप स्टेट्स की एक बड़े प्लेयर्स हैं। अब इनमें कुछ लोकल प्लेयर्स भी आती हैं। लोकल का मतलब इंडिविजुअल स्तर पर, ये तो एक बॉडी हो गई। कुछ इंडिविजुअल्स भी हैं जो अपने आप में प्लेयर हैं, जिनमें से एक नाम है जॉर्ज सोरोस। आपने सुना होगा इस व्यक्ति का नाम, अगर न सुना हो, ये आदमी एक सरफिरा आदमी है। जॉर्ज सोरोस अपने आप को फिलेंथ्रोपिस्ट कहता है, यानी कि मानववादी कहता है, मानव की सेवा में लगा हुआ हूं ऐसा करके कहता है, और अमेरिकी है, 92 साल का है। इसका बस एक मकसद है पैसा कमाना, और दूसरा मकसद है दुनिया में मतलब दुनिया में एक तरीके से कुछ ना कुछ अस्थिरता पैदा करते रहना, देशों को इतना कमजोर करते रहना कि देश इसी के देश के दिशा निर्देश पर चले या वेस्ट के दिशा निर्देश पर चले। इसने जॉर्ज सोरोस ने, देख लीजिए, अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की किस बात पर जताया बीजेपी ने सख्त ऐतराज? बीजेपी ने ऐतराज जताया था क्योंकि इसने ये कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में। ये भी वही सेम भाषा, और इसके बारे में ये भी कहा गया है, और उसने खुद कहा है कि मैंने $1 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं उन देशों में जिन देशों में मजबूत सरकार आ गई है। और इन्वेस्ट इसलिए नहीं किए क्योंकि पैसा बनाना, इन्वेस्ट इसलिए किए हैं कि उस सरकार को गिराना है। इस इंसान ने खुद कहा है कि भारत में मजबूत सरकार को नहीं बनने देना है, उसके लिए जितना इन्वेस्टमेंट करना है मैं करूंगा। ये वो सरफिरा आदमी, दुनिया में कहीं भी मजबूत सरकार बननी होगी ये नहीं बनने देता, विशेष तौर पे ऐसे देश जो यूरोप और यूएसए से अलग है। इसी क्रम में कुछ और भी लोग हैं जो आपको बड़े अच्छे लगते होंगे, आपने उनके बारे में अच्छा अच्छा सुना होगा। जैसे ये सज्जन है, ये सज्जन इस वक्त कुछ दिन पहले भारत में आए हुए थे, और ये वक्त कौन सा है? चुनावों का। ये भी अपने आप को फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं कि मैं मानव की सेवा में बहुत मानता हूँ। ठीक है साहब, आप आए हैं, आइए। आप इसी वक्त क्यों आए? वो जर्मनी से यूट्यूबर इसी वक्त क्यों आया? सब लोग इसी वक्त लामबंद क्यों हो रहे हैं? क्रोनोलॉजी, ये सब डीप स्टेट्स। अमेरिका की CIA भी डीप स्टेट का उदाहरण है। CIA वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे हमारी RA है, उसी प्रकार से वहाँ की भी है। उसका काम भी है दूसरे देशों में इंटरफेयर करके चुनावों को, सरकारों को प्रभावित करना। पाकिस्तान में इमरान खान ने अमेरिका के खिलाफ बोल दिया था, वो दिन है और आज का दिन है। इमरान खान वहाँ के PM नहीं बन पाए,
इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं क्योंकि अमेरिका के खिलाफ कैसे बोल दिया। किसका हाथ? CIA। वहाँ तो अमेरिका डायरेक्टली भी इंटरफेयर कर लेता, कोई बड़ी बात नहीं। बांग्लादेश के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करी CIA ने, श्रीलंका के चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश करी। CIA एक ऐसी एजेंसी है जो अंदर ही अंदर आपके देश में चुनावों को कहाँ से प्रभावित कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। CIA का कड़ा विरोध किया था एक जमाने में इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी के आगे टिक नहीं पाई थी CIA। इसलिए CIA ने कसम खा ली थी कि इंदिरा गांधी जब जाएंगी या इनकी जब पार्टी का कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद हम इस देश में मजबूत सरकार बनने नहीं देंगे, और इनके साथ इन लोगों ने भी कसम खा ली थी। इसलिए आप गौर करेंगे इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की सरकार बनी थी, वही एकमात्र सरकार थी जो पूर्ण बहुमत में आई थी, शायद 414 के आसपास सीटें थी या ऐसा कुछ था। तब से लेके 2014 तक भारत में लगभग 20 साल तक कोई भी सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं आई। पूर्ण बहुमत में इसलिए नहीं आने दी गई सरकारें क्योंकि अल्पमत में रहेंगी या पूर्ण बहुमत में नहीं रहेंगी तो कोalition गवर्नमेंट बनेगा, कई सारी पार्टीज मिलकर के सरकार चलाएंगी, और जब कई सारी मिलकर के चलाती हैं तो सरकार कमजोर बनती है, टफ डिसीजन नहीं ले सकती। कोई टफ डिसीजन लेना चाहेगी तो दूसरी पार्टी उसको बोलेगी अरे मत लो। जब 2014 में इन लोगों के उम्मीदों के परे भारत ने एक मजबूत सरकार बना दी तो इन लोगों को टेंशन्स हो गई। फिर 2019 तक जाते जाते इन लोगों ने एक लॉबी तैयार करी जिसका काम ये था कि जनता को भ्रमित करना और सरकार के खिलाफ खड़ा करना। वो लॉबी 19 तक पूरी तरह से काम करती रही, बट उतने अच्छे रिजल्ट लॉबी को मिले नहीं और 2019 में मोदी वापस आ गए। वो लॉबी इस बार पूरी जान लगा रही है 2024 में कि अब ना आ जाए, वरना भारत पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। आप गलतफहमी में हैं अगर आपको लगता है कि भारत इंडिपेंडेंट हो चुका था 1947 में, हो चुका था फिजिकली नो डाउट, मेंटली आज भी डिपेंडेंट है। इस देश में ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो हमारे ही देश के सरकार या लोगों के खिलाफ बोलने को तैयार हैं और विदेशियों का दामन थामने को तैयार है। मैं कई वीडियोस में एक ही बात कई बार रिपीट कर चुका हूं कि एक विदेशी आदमी भारत में आकर के या जर्मनी से आया हुआ आदमी भारत में आके एक फर्जी दस्तावेज दिखा करके आधी अधूरी बात बता करके ये बोलता है कि भारत में डिक्टेटरशिप है, लोग उसे तो मान लेते हैं, लेकिन भारत का एक आदमी अगर ये बोल दे कि ऐसा नहीं है, देखो प्रूफ ये रहा, तो नहीं मानते। खैर, ये है डीप स्टेट्स। इसमें मैंने आपको उन बॉडीज का उदाहरण दे दिया, इन अरबपतियों का उदाहरण दे दिया। अब तो मैं बात बता रहा था कि इनका जो पूरा एक अलायंस है, इसने ये सोचा साहब कि ठीक है हम लोग कैसे भी इन लोगों को बांध लेंगे, लेकिन हमें सहारा लेना पड़ेगा डीप स्टेट्स का। डीप स्टेट्स का, डीप स्टेट्स में कौन रहेंगे? हमारे पास अमीर लोग रहेंगे, हमारे पास कुछ बॉडीज रहेंगी जैसे मैंने आपको बताई फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड, हमारे पास कुछ पत्रकार रहेंगे, कुछ न्यूज एजेंट्स रहेंगे, न्यूज एजेंसीज रहेंगी, हमारे पास कुछ आजकल तो यूट्यूबर्स रहेंगे, और हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी रहेंगी। पॉलिटिकल पार्टीज कह लो या लीडर्स कह लो, जो भी, लीडर्स भी कह सकते हैं, कई बार नेता लोग भी मिले होते हैं। तो इन सब का मकसद क्या है? इन सब का एक मकसद है कि सामने वाले देश को कमजोर करना, क्या करना? वीक करना किसी देश को, एग्जाम्पल भारत को। इनका उद्देश्य ये था, और ताकि अपना दबदबा बनाए रखें। अब साहब जब इन दोनों का युद्ध खत्म हो गया, कोल्ड वॉर, और कोल्ड वॉर के बाद जीत करके आया यूएसएसआर का विखंडन हो गया, ये टूट गया 15 देशों में, और रशिया बचा रह गया, तो रशिया तो भैया साइड हो गया। रशिया ने कहा भैया हम पहले अपने आप को संभाल लें। चाइना को लगा कि कम्युनिस्ट तो हम भी हैं, हम इन विचारधाराओं को तो नहीं मानते, लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा में माओवाद को मानते हैं, माओइज्म को मानते हैं। चाइना कहता है कि भैया हम आगे आ रहे हैं, हम अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, और हम भी वही काम करेंगे जो रशिया कर रहा था, यानी कि कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाएंगे। और कम्युनिस्ट विचारधारा को फैलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो नेशनलिस्ट विचारधारा है उसको कुचलना पड़ेगा। नेशनलिस्ट विचारधारा का मतलब होता है, जैसे आज मोदी के समर्थक जितने भी लोग हैं जो बातें करते हैं, एक तरह से मैं मोदी के समर्थक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि मोदी के समर्थक जिस तरह से नेशनलिज्म की बात करते हैं या देश को पहले रख के बात करते हैं, इन लोगों को नेशनलिस्ट लोग कहा जाता है, जो देश के लिए बात करते हैं। तो जो नेशनलिज्म है उसका इन्हें विरोध करना है, इनको, तभी कम्युनिज्म आएगा, और सरकारों को उखाड़ के फेंक देना है। ऐसी कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी, उनका कहना ही यही है कि सरकार को उखाड़ के फेंक देना है। दुनिया की कोई भी सरकार हो जो कैपिटलिस्ट सरकार है, वही कम्युनिज्म है। तो इनके दुश्मन भी ये और इन सब के दुश्मन भी ये, तो ये इस वक्त कॉमन दुश्मन है। इसलिए आपने देखा होगा कहीं कहीं कम्युनिस्ट लोग भी सेम काम कर रहे होते हैं जो डीप स्टेट्स वाले कर रहे होते हैं। इन दोनों के जो इंटरेस्ट हैं सेम हो जाते हैं, इसलिए दोनों मिलकर के भी काम करते हैं। इसलिए मैंने आपको एक वीडियो में यह बताया था कि किस तरह से कम्युनिस्ट लोग अपनी विचारधारा को फैलाने में लगे हुए हैं। मैंने नक्सलवाद पे
भी एक वीडियो बनाया था, अर्बन नक्सल करके। उसमें बताया था कि नक्सलवाद का सहारा लेकर के कैसे माओइज्म को फैलाया जा रहा है। और इन सब के बारे में भी मैं कई बार बता चुका हूं कि किस तरह से इन लोगों का सहारा लेकर के नेशनलिज्म को कुचला जा रहा है ताकि देश मजबूत ना हो जाए। जब मान लो इन्होंने नेशनलिज्म कुचल दिया, उसके बाद ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे, ये दोनों, तब ये दूसरा नैरेटिव चलाएंगे। और इसी का उदाहरण है नैरेटिव, जो मैंने शब्द अभी यूज किया। नैरेटिव का मतलब होता है कि ऐसा शब्द पैदा कर देना जो वास्तविक है ही नहीं, लोगों को भड़काने के लिए एक नरेशन प्रोपेगेंडा चला देना। जैसे एक प्रोपेगेंडा मैं आपको बताता हूं, हमारे देश में, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, किसी को मानना हो माने, ना मानना हो ना माने। जैसे एक पार्टी कहती है कि हम सत्ता में आए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, और एक पार्टी कहती है कि हम सत्ता में आए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आने देंगे, जो मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ है वही रहने देंगे, जो उनका अपना एक लॉ चलता है, उनके लिए अलग कानून। अब जिस पार्टी ने कहा कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आएंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप किसी भी धर्म के हों, कानून सबके लिए बराबर होगा, एक जैसा होगा, तो ये सेकुलरिज्म को दर्शाता है, जो हमारी कंट्री का एक तरीके से नेचर है। और ये आर्टिकल 44 में भी दिया हुआ है संविधान के। और ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुसलमानों के लिए अलग से लॉ लेकर के आएंगे, उनको अपने हिसाब से चलने देंगे, हम कुछ बोलेंगे नहीं। प्लस ये भी कह रहे हैं कि इस देश में संसाधनों पर जो पहला अधिकार है वो मुसलमानों का है। मनमोहन सिंह जी ने कहा था जब वो सत्ता में थे कि इस देश में जो भी रिसोर्सेज हैं उन पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो आपके हिसाब से जो पार्टी ए है जिसने ये बातें कही और पार्टी बी है जिसने ये बातें कही, दोनों में से सेकुलर कौन है? सेकुलर ये हुई, ये कैसी हुई? कम्युनल हुई। लेकिन नैरेटिव क्या सेट किया गया है कि कम्युनल तो ये हैं, हिंदू मुसलमान तो ये कर रहे हैं, ये तो ठीक है, यही तो कहा गया है। अब मैं ओपनली बोल दे रहा हूं, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है। देश में नरेशन है कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है और ये कांग्रेस जो है सेकुलर है। अब बताइए, दिस इज द फैक्टर ऑफ डीप स्टेट। डीप स्टेट्स ने दिमाग को ऐसा करा है अलग अलग मीन्स के जरिए कि हम अपने ही लोगों से क्वेश्चन करते हैं। मेरा उद्देश्य यही था वीडियो के माध्यम से बताना कि डीप स्टेट्स वास्तव में है कि लेमन की भाषा में, एक जनरल भाषा में। इनकी गहराइयों में जाएंगे तो इनके इतने पत्ते खुलेंगे कि डिस्कशन के लिए घंटे कम पड़ जाएंगे। खैर, मिलते हैं, नमस्कार।